दोस्तों नमस्कार। आज का एक छोटा सा सेशन आप लोगों के लिए सेट के एग्जाम को लेकर छोटे मोटे कंफ्यूजन होंगे। इससे पहले भी मैं एक वीडियो सेट के ऊपर कंप्लीटली बनवा चुका हूं, जिसके अंतर्गत हमने कंप्लीट पैटर्न की चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में भी मैं आपको वही चीजें बताने जा रहा हूं। डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ चुका है सेट एग्जाम का। अब आपके मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि सर सेट एग्जाम क्या उपयोगी है, हमारे लिए क्या क्यों देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए। इन सभी मुद्दों की मैं छोटी छोटी बातें करूंगा, आराम से समझिएगा। कोई भी परीक्षा होती है, कोई भी योग्यता आपके पास होती है, वो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। मान लीजिए आप लोगों को कई बार लगता था, आज से पहले कुछ साल पहले तो ये स्थिति थी कि लोगों को ये लगता था कि हम एमए भी क्यों करें। और एमए जिसने नॉर्मली कर लिया वो कभी नेट के बारे में नहीं सोचता था। उसे लगता था कि नेट एक बहुत बड़ा ख्वाब है। लेकिन कहीं ना कहीं इन कुछ सालों में ये धारणाएं एकदम से गिर चुकी हैं, कमजोर हो चुकी हैं। और आज हर बच्चा ये सपना जरूर पालता है कि मैं आईएएस बन सकता हूं, मैं कॉलेज लेक्चर बन सकता हूं, मैं स्कूल लेक्चर बन सकता हूं। सिंपल सी बात, यदि आप सेट करना चाहते हैं, सेट का मतलब स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये केवल राजस्थान राज्य या जो राज्य उसको आयोजित करवा रहा है उस राज्य की जो जितनी गवर्नमेंट कॉलेज हैं या प्राइवेट कॉलेज हैं, वहां आप लेक्चरशिप के लिए यदि आप आवेदन करना चाहें तो आपके पास यदि सेट डिग्री हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब आपके बात समझ में आ रही है कि यदि नेट आपके पास है तो आपको सेट की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने नेट भी कर लिया, मैंने सेट भी कर लिया, दो दो विषयों में कर लिया, तो वो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि यार मेरा सेट भी है, मेरा नेट भी है। तो यदि आप एग्जाम पैटर्न से जुड़े रहना चाहते हैं, यदि आप एक प्रकार से कि मुझे पता हो चलना चाहिए कि राजस्थान के बच्चों में मेरी क्या सिचुएशन है, नेट भी आपकी हो चुकी है, तो भी मुझे लगता है कि आपको सेट देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे एक जुड़ाव रहेगा, एक प्रेशर रहेगा, और इस बहाने 1.5 या 2 महीने आपकी एक प्रिपरेशन होगी जिसका फायदा आगे चल के आपको कोई भी कंपटीशन में होगा। तो सेट का मतलब है केवल राजस्थान राज्य की सीमा के तहत आप किसी भी कॉलेज में यदि गवर्नमेंट वैकेंसी, जैसे बजट में जनवरी जो बजट प्रस्तावित है अगला, उसमें प्रस्तावित है 2000 के आसपास पोस्ट है, उन पोस्टों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। दूसरी बात, आप राजस्थान राज्य से बाहर नहीं कर सकते, याद रखना, ठीक है। तीसरी बात, सेट होना आसान होता है बजाय कि नेट के, क्योंकि नेट में आपको संपूर्ण इंडिया को फाइट करना होता है और सेट में केवल आपको राजस्थान राज्य के अभ्यर्थियों से मुकाबला करना होता है। तो मेरे अनुसार जिस बच्चे ने अभी तक नेट नहीं की है उसे सेट पे स्पेशली ध्यान देना चाहिए। या जो सपना रखता है, ड्रीम रखता है कि मुझे कॉलेज लेक्चर बनना है, मुझे स्कूल व्याख्याता या इस लाइन में जाना है, क्योंकि स्कूल लेक्चरर, आप देखना मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, अपन आरएस की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो सिंपल सी बात होती है, कभी एक स्टेप को लेके मत चलो। आप जो उसका कंबाइंड स्टेप है ना, उसके माइंड में एक विजन बना के चलो और पूरे को टारगेट करो। सेट यही है। सेट को आप यूं मत समझिए कि केवल मेरी सेट हो जाएगी, ठीक है, नहीं। आप सेट को यूं समझ सकते हैं कि सेट होने का मतलब है आप स्कूल लेक्चर की आने वाली वैकेंसीज के लिए मेंटली तैयार हो चुके हैं, आप आने वाली कॉलेज लेक्चर के लिए मेंटली तैयार हो चुके हैं। यानी आपका जो सिलेबस है सेट का, नेट का जो सिलेबस होता है, उस सिलेबस को यदि आप कंप्लीट कवर कर लेते हैं तो आपका स्कूल व्याख्याता का भी सिलेबस लगभग कवर हो जाता है, आपका कॉलेज व्याख्याता का भी सिलेबस कंप्लीट कवर हो जाता है। तो आप इस वे में इसको लीजिए कि इसको निकालने का मतलब है कि मेरी आगामी पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है। और यह हमेशा होता है हमारे इंडियंस लोगों के ऊपर कि जब तक प्रेशर नहीं आता तब तक अपन उस चीज को करते नहीं है। तो सेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, थोड़ी सी संक्षिप्त में चर्चा करूंगा। इसमें क्या है, अ, जो बांसवाड़ा यूनिवर्सिटी है, गुरु गोविंद सिंह जनजातीय विश्वविद्यालय, वो इस एग्जाम को आयोजित करवा रहा है, याद रखना। तो कंप्लीट ये नेट पैटर्न को कॉपी कर रहे हैं, कंप्लीट नेट पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। सिलेबस वही है जो नेट का है। आप तो नेट के सिलेबस को डाउनलोड कीजिए और उस सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लीजिए, या इसके सिलेबस को भी सब्जेक्ट वाइज डाला है, लेकिन नेट से एक बिंदु भी इन्होंने अलग नहीं लिया, मतलब सेम टू सेम। दोनों पेपर, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, दोनों का सेम सिलेबस रखा है, सेम नेट पैटर्न है। बस इतना सा आप देख सकते हैं कि रिजर्व्ड कैटेगरी, रिजर्व्ड वाला जो सीमा है वो राजस्थान में थोड़ा सा अलग रहता है, बस वही फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं। ये जितने भी विषय हैं इनकी पोस्ट डाल रखी है, केमिकल साइंस, कॉमर्स, ये जब आप सब्जेक्ट कोड आपको भरना पड़ेगा, जिस पद के लिए, जिस सब्जेक्ट से आप सेट का फॉर्म भरना चाहते हैं, जिसके लिए आप ये लेक्चरशिप
प्रतियोगिता देना चाहते हैं वो आपको सब्जेक्ट कोड याद रखना है। तो केमिकल साइंस, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, लॉ, लाइफ साइंस, मैनेजमेंट, मैथमेटिकल साइंस, म्यूजिक, फिलोसॉफी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, पॉपुलेशन स्टडीज, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राजस्थानी, संस्कृत, सोशोलॉजी, उर्दू और विजुअल आर्ट्स। ये विभिन्न विषय हैं, मेरे अकॉर्डिंग देना चाहिए। स्पेशली वो छोटे छोटे विषय जिनमें अमूमन नेट नहीं हो पाती, जैसे राजस्थानी भाषा है। अब राजस्थानी भाषा को लेकर एक बड़ा आंदोलन चल रहा है, तो हो सकता है भविष्य में राजस्थानी भाषा में बहुत अच्छी पोस्टें आए, तो एक अच्छा गोल्डन चांस होता है आपकी सेट हो। इंग्लिश में नॉर्मली नेट नहीं होती है, तो इंग्लिश में सेट आसान हो जाती है और बहुत कमजोर कंपटीशन होता है इंग्लिश विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में। तो मेरे अनुसार जिन्होंने नेट नहीं की है उनको तो बहुत सीरियसली देना चाहिए, और जिन्होंने नेट कर रखी है वो भी इसको दें, ताकि एक और डिग्री आपके पास बढ़ जाए। कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है जब अपने डॉक्यूमेंट्स को देखते हो कि यार मेरी सेट है, जैसे मैंने 2 विषयों में कर रखी है। तो ये विषय की सूची है, इसको देख लीजिएगा। बाकी जो बात है उसमें क्या है, ठीक है। कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी में देखो सिंपल से रूल है। सिंपल सा रूल क्या है कि जो नेट में है वही है, याद रखना। बस थोड़ा सा राजस्थान के अकॉर्डिंग इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, याद रखना। बाकी कोई बड़ा चेंज नहीं है, याद रखना, ठीक है ना। कोई बड़ा चेंज इसमें नहीं है। मैं थोड़ा सा बता देता हूं आप लोगों को कि इसमें जो काम की चीज आपके लिए है कि ये जनरल जो कैटेगरी है, आप देखो इन्होंने स्पेशली मेंटेन किया है जनरल, अनरिजर्व्ड, जनरल, ईडब्ल्यूएस को भी इन्होंने जनरल के साथ ही माना है परसेंटेज के मामले में। अब ये क्या मिस्टेक है मुझे नहीं पता, बट इन्होंने माना है ईडब्ल्यूएस और जनरल कैंडिडेट हु हैव सेक्योर्ड एट लीस्ट 55%, यानी कि आपके 55% अंक एमए में होने चाहिए। और राउंडेड ऑफ नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि 54.85 है, ऐसे नहीं चलेगा। 55% तो होने ही चाहिए, 1 पॉइंट भी कम नहीं चलेगा। राउंडेड ऑफ का मतलब यह है। तो 55% आपके अंक होने चाहिए पीजी डिग्री में, याद रखना। इसमें पीजी में, जिस विषय से आपने पीजी किया और जिसमें आप सेट करना चाहते हैं, तो जनरल, ईडब्ल्यूएस यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरियां जितने भी हैं उनके लिए स्पेशली इन्होंने 55% माना है। अब हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस को लेकर ये छूट दे दें, बट इन्होंने इसको मेंटेन किया है कि ईडब्ल्यूएस को इसमें परसेंटेज में कोई छूट नहीं है। मास्टर डिग्री में आपको इतने नंबर होने चाहिए, याद रखना। जो नॉन क्रीमी ओबीसी, एसटी, एससी हैं, ठीक है, नॉन क्रीमी तो क्रीमी का मतलब तो आप समझते हैं ना कि जिनकी निर्धारित आय 8 लाख रुपए से अधिक, और 8 लाख रुपए से भी अधिक में भी एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिनके माता पिता डायरेक्ट राजपत्रित अधिकारी ग्रेड बी या ग्रेड ए की नौकरी जो लगे हैं, उनके बच्चों को रिजर्वेशन का लाभ दे नहीं होगा। स्पेशली ओबीसी में, एसटी, एससी में तो लाभ दे है, याद रखना, ठीक है। तो शेड्यूल्ड पर्सन विथ डिसेबिलिटी, जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए 50%। ये बस इंपॉर्टेंट 2 चीजें हैं, यानी जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 55% हैं, और बाकी जो कैटेगरीज हैं, याद रखना, उनमें कितना परसेंटेज इन्होंने रखा है, उसमें 50% अंक आपके होने चाहिए। तो एक सिंपल सी बात है कि एमए में आपकी इतनी परसेंटेज होनी चाहिए, बाकी आपको कोई चीज से मतलब नहीं है। दूसरी चीज, आप यदि अपीयरिंग हैं, आप एमए कर रहे हैं, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं जैसा नेट में होता है। और यदि आपकी सेट हो जाती है तो सेट के रिजल्ट के 2 ईयर के अंदर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको पूरा करवाना पड़ेगा। तो आप ज्यादा तनाव नहीं लें, जो एमए कर रहे हैं वो भी सेट के फॉर्म को जरूर भरें। और बहुत बार ये होता है कि एमए करने के दौरान ही आपकी सेट हो जाती है, तो कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो जाएगा। अरे कम से कम ये तो फायदा है। किसी प्राइवेट कॉलेज में भी पढ़ाओगे, कॉलेज लेक्चर बन के जाओगे, तो स्कूलों में इतना लंबा टाइम देना पड़ता है, कॉलेज में इतना लंबा टाइम देना पड़ता है, तो एक अच्छी चीज है। तो मेरे अकॉर्डिंग जरूर भरना चाहिए। जो एमए प्रीवियस या फाइनल जो भी कर रहे हैं वो भी इसको भर सकते हैं। बस उनको अपना जो डिपार्टमेंट जहां से वो कर रहे हैं वहां से उनको रिगोनाइज, मतलब एक प्रकार से हस्ताक्षर उनको करवाने पड़ेंगे। तो मास्टर डिग्री इक्विवेलेंट कोर्स कैंडिडेट हु पीरियड वाला मैंने बता दिया, 55% मार्क्स होने चाहिए। ओबीसी इनके लिए ये चीजें हैं, ठीक है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। एलिजिबिलिटी में यही याद रखना, उस विषय में आपको जिसमें आपने एमए किया है उसमें आप भर सकते हैं। थर्ड जेंडर के लिए वही एसटी एससी के बराबर जो है वो छूट है। कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू अपीयर सब्जेक्ट इन देयर पोस्ट ग्रेजुएशन ओनली, जो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट है वही है, ठीक है। और यदि इस विषय में किसी में नहीं है तो आप नेट में दे सकते हैं, यदि इनमें जो विषय है उन्हीं में दे सकते हैं, जैसे कॉमर्स वाले विषयों का एक चल रहा है। सेट सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेट ओनली,
ठीक है। इसी राज्य में यानी केवल राजस्थान राज्य में लागू रहेगा, और याद रखना ये आजीवन वैधता होती है इनकी। ऐसा नहीं है कि सर क्या हर साल सेट देनी पड़ेगी, हर साल नेट देनी पड़ेगी। आपकी एक बार नेट हो गई है, आपकी एक बार सेट हो गई, आप आजीवन इसको कॉलेज लेक्चरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। हमेशा याद रखना एक बार आपको करना होता है, बाकी कई बच्चे होते हैं वो लगे रहते हैं, तो वो उनका इंटरेस्ट है, याद रखना वो एक हो सकता है कि जुड़े रहना चाहते हैं। बाकी आपको एक बार कर ली मतलब आपके लाइफ टाइम वैधता है, ठीक है। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, तो वही नेट वाला सेम पैटर्न इन्होंने रखा है। जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें 50% होंगे, याद रखना, और वो 100 नंबर का होगा, और जो दूसरा पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा। तो पहला पेपर जो 50 नंबर का है वो 100 नंबर का 100 मार्क्स का है, और दूसरे में 100 प्रश्न आएंगे, और लगातार होगी, याद रखना। पहले होता था शुरुआती नेट में कि बीच में अंतराल होता था, इसमें कोई अंतराल नहीं है, लगातार आपको दोनों पेपर देने हैं। और विशेष बात यह है कि दोनों को जोड़ के ही आपका जो है वो रिजल्ट निकलता है 300 नंबर में से, ठीक है। तो आप यूं मत लीजिएगा, कई बच्चे फर्स्ट पेपर को हल्का ले लेते हैं, बाकी पास होना दोनों में अनिवार्य है। बाकी जो आपकी मेरिट बनती है वो दोनों को मिला के बनती है। तो आपको स्पेशली इस बात को याद रखना है कि आपको फर्स्ट पेपर को भी सीरियसली लेना है, सेकंड पेपर को भी लेना है। अमूमन क्या होता है, फर्स्ट पेपर में आप पासिंग मार्क्स भी ले आते हैं, और सेकंड पेपर आपका बहुत स्ट्रांग है तो सेट तो आपकी हो जाएगी, नेट भी हो जाती है, लेकिन कोशिश ये करेंगे फर्स्ट पेपर भी फोकस करें। अब फर्स्ट पेपर को लेकर डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा, उनको देख लीजिएगा कि ये 100 नंबर का है फर्स्ट पेपर और 200 का। इसमें क्या चीजें पूछेगा आपसे, तो रिसर्च टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड, मतलब एक तो शिक्षण जो अपने रिट में आता था, एक प्रकार से आपके नेट में भी सेम आता है, आपके ग्रेड फर्स्ट में भी आता है। शिक्षण क्या है, शिक्षण के चर वेरिएबल्स क्या होते हैं, अच्छे शिक्षण की विशेषताएं क्या होती है, गुड टीचिंग आप किसको मानेंगे, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या होते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के मैक्सिम्स क्या होते हैं, रूल्स क्या होते हैं, ठीक है। एक प्रकार से स्मृति, बोध, चिंतन, ये जो प्रकार होते हैं उन पे रिलेटेड एक या दो तीन प्रश्न पूछता है, ठीक है। एक प्रश्न आता है शोध, रिसर्च क्या है, तो रिसर्च का अर्थ है, रिसर्च के प्रकार हैं, रिसर्च की विधियां हैं, रिसर्च में हाइपोथेसिस क्या होती हैं। तो नॉर्मल सा प्रकार पे इन पे बहुत इजी से प्रश्न आते हैं, यदि एक बार भी रिपीट कर जाओगे ना हो जाएगा। कम्युनिकेशन पे प्रश्न पूछ लेता है, संप्रेषण पे, रीजनिंग के ऊपर प्रश्न पूछता है, बहुत इजी से प्रश्न आते हैं, रीजनिंग के संबंध वाले हैं, ये ABCD कोड वाले हैं, बहुत इजी से प्रश्न होते हैं, याद रखना। और एक दो मैथमेटिक्स अंगणित के भी आते हैं, बट आप अंगणित नहीं भी आती तो रीजनिंग वाले जरूर कर दें। पर्यावरण पे, इन्वायरमेंट पे 2 से 3 प्रश्न पूछते हैं। इन्वायरमेंट के जो अभी चर्चित शब्द हैं, सम्मेलन हैं, पहले की जो कॉन्फ्रेंस हैं, पर्यावरण के जो भी प्रकार हैं, उन सब किस रिलेटेड प्रश्न पूछ लेता है। 1-2 प्रश्न संविधान से रिलेटेड प्रश्न पूछता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे 2 से 3 प्रश्न आएंगे, याद रखना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी हायर एजुकेशन के संदर्भ में आप तैयार कर लीजिए। उच्चतर शिक्षा आयोग जो भी हैं, आईसीटी, स्पेशली जो आईसीटी का वर्तमान प्रयोग हो रहा है, मुक वगैरह हैं, स्वयं वगैरह हैं, दीक्षा पोर्टल वगैरह हैं, ठीक है, स्माइल है, तो ये राजस्थान के संदर्भ वाले भी एक प्रकार से जो आपके ग्रेड 3 के मेंस में भी आप पढ़ रहे हैं, तो आईसीटी वाला, कंप्यूटर वाला बेसिक परिचय जो है वहां से रिलेटेड प्रश्न पूछ लेता है, एक गद्यांश से रिलेटेड प्रश्न पूछ लेता है। तो बड़ा इजी सा पार्ट होता है। मैंने कभी पर्टिकुलर इस पार्ट को कभी पढ़ा ही नहीं नेट और सेट के दौरान, लेकिन मेरे हमेशा बहुत अच्छे प्रश्न होते थे। लेकिन मैं आपको ही राय दूंगा कि आप इसको हल्का सा पढ़ के जाएं। अब आप कहोगे कि सर इस फर्स्ट पेपर के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए। नॉर्मली तो मैंने कहा कि बहुत सारी चीजें आपने पढ़ रखी हैं, फिर भी आप पढ़ना चाहें कोई भी गाइड लें, सब एक जैसी गाइड आती है, एक जैसा कंटेंट है। मैंने कहा कि लगभग वही चीजें हैं, ठीक है। आप कोई भी किताब उठा के देख लीजिए आप, ठीक है, मदान वाली देख लीजिए, ऑक्सफोर्ड की आती है वो देख लीजिए, प्रतियोगिता साहित्य की नेट के लिए जो फर्स्ट पेपर की आती है, कोई भी एक किताब उठा सकते हैं। बहुत इजी होता है, बहुत आसान होता है। कोशिश करूंगा कि मैं इस पे कुछ 1-2 सेशन और कर लूंगा, जिससे मैं आपको बता दूंगा इंपॉर्टेंट चीजें, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, रिसर्च के ऊपर ये चीजें पूछ सकता है। बहुत आसान सी चीजें होती हैं, ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोशिश करें कि उन 50 प्रश्नों में इतने इजी प्रश्न आते हैं कि 50 में से आप 40 तक आराम से कर सकते हैं, ये मेरा विश्वास है, ठीक है। मिनिमम जो अंक चाहिए इन पेपरों में, दोनों में ही, वो जनरल कैटेगरी के लिए 40% होने चाहिए। कितने चाहिए? 40% होने चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, और जो रिजर्व्ड कैटेगरियां हैं उन दोनों में 35%। यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो नेट का होता है वही यहां पे है, याद रखना। तो 35% तो आपके होने चाहिए रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, और यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 40% मिनिमम अंक दोनों पेपरों में आपको लाने होंगे, याद रखना। यानी 40% लाने के बाद ही आपकी जो मेरिट है उसमें आप आएंगे, वरना तो आएंगे ही नहीं, याद रखना। तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें 40% पे भी हो जाती है सेट।
तो ये आप इसको क्राइटेरिया निकाल लीजिएगा कि अपन इतने परसेंट तो कम से कम करके आए, ठीक है, कि 40% तो अपना हो जाए, कि 50% है तो कम से कम 25% तो अपने करके आए कम से कम, वो तो सही हो ही, याद रखना, ठीक है। तो ये आप इतने तो मेरे अकॉर्डिंग कोई बच्चा होगा भी नहीं जो नहीं कर पाएगा। आप फर्स्ट पेपर को देखोगे ना तो आपको लगेगा कि यार इतना हार्ड नहीं है, बहुत आसान चीजें आती हैं। मैंने कहा कि कोई भी पतली सी गाइड ले आए, और टाइम ज्यादा है नहीं, और कुछ चीजें तो हमने पढ़ी हैं। वही मूल्यांकन पे जैसे प्रश्न आता है, यहाँ पे मूल्यांकन के प्रकार पे, मूल्यांकन की प्रविधियों पे प्रश्न आता है, तो आपने खूब पढ़ा है। रिसर्च नॉर्मली प्रकार पाता है, एकदम नॉर्मल प्रश्न आएगा, ठीक है। अप्लाइड से प्रश्न आते हैं, आपके इस पे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पे आपने साइकोलॉजी रिलेटेड प्रश्न आएंगे, याद रखना, ठीक है। बहुत आसान सी चीजें होती हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। पर्यावरण पे नॉर्मली आपने एनसीईआरटी वाली बुक्स पढ़ रखी हैं, उन्हीं में से प्रश्न आ जाएंगे। संविधान पे नॉर्मली सा कोई प्रश्न पूछ लेता है, जनरल अवेयरनेस रिलेटेड, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस रिलेटेड का मतलब संविधान वाला ये ज्यादा पार्ट पूछता है, ठीक है। नॉर्मल कोई जीके का पर्सन, नॉर्मल कोई सम्मेलन वगैरह पे जो पर्यावरण से इनसे जुड़ा होता है उन पे प्रश्न पूछ लेते हैं। तो इसमें से रीजनिंग दिया है इन्होंने, एबिलिटी दिया है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब वही गद्यांश वाला, आपको पढ़ के प्रश्न उत्तर देने तो आराम से दे दोगे आप। डाइवर्जेंट थिंकिंग, आप सारी चिंतन वाला, ठीक है ना। ऐसे पर्सन लॉजिकली जो अपना डाइवर्जेंट थिंकिंग है, आप सारी चिंतन है, उससे प्रश्न पूछ लेगा। एंड जनरल अवेयरनेस ऑफ द कैंडिडेट, जनरल अवेयरनेस का मतलब इसमें सब आ गया, पर्यावरण वगैरह, आईसीटी वगैरह, ठीक है। उच्चतर शिक्षा में जो भी चीजें हो रही हैं, वो जो नेट का पेपर सिलेबस है ना, वही सेम सिलेबस रखा है। तो आप कोई भी एक पतली सी गाइड ला के आ सकता है। सब्जेक्ट जो है वो आपका 200 नंबर का है, सब्जेक्ट में बहुत अच्छा आपको स्कोर करना है, तो सब्जेक्ट को आप इस रूप में लेके चलिए कि अच्छी किताब पढ़िए। अच्छी का मतलब ये होता है, देखो नेट और सेट होने के लिए बहुत ज्यादा योग्यता नहीं चाहिए। मैं ईमानदारी से बताऊं कि नेट सेट लोग है ना, एक तथ्यात्मक किताबें आती है ना हर सब्जेक्ट की, वो पढ़ के भी नेट सेट हो जाती है। इतने मोटे ग्रंथ किसी को भी किसी भी रूप में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। दो चीजें हमेशा याद रखना, एक प्रोसेस होती है सिलेक्शन लेने की, और एक प्रोसेस होती है विद्वान बनने की। यदि तुम विद्वान बनना चाहते हो ना, तो इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़ो हर पार्ट विशेष के लिए, लेकिन तुम रह जाओगे, ये हमेशा याद रखना। बहुत लोगों को मैंने देखा है जो प्राइवेट कॉलेजों में स्ट्रगल कर रहे हैं, और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पतली पतली बुक्स को 20 बार पढ़ के और ओल्ड क्वेश्चन पेपर को निकाल के और बहुत अच्छे पद पे चले जाते हैं। लाइफ का सिंपल सा रूल है, कम विषय वस्तु लो और उसको अधिक बार पढ़ो। यही नेट और सेट का रूल है, याद रखना। तो मेरी आपको एक सिंपल सी राय है, एक प्रैक्टिकल राय है, याद रखना। यद्यपि मैंने बहुत अच्छी किताबें पढ़ी हैं अपने सब्जेक्ट में, लेकिन फिर भी मैं आपको ये राय दूंगा कि जब समय कम हो, ज्यादा मत उलझें, क्योंकि हमारे पास समय था, लगातार उस समय से पढ़ रहे थे, तो पढ़ी हुई थी, इसलिए उनको रिवाइज करने में समय नहीं लगा। आप एक किसी मोटी किताब को लेके आते हैं और आप चाहते हैं कि मैं रिवाइज कर लूं, उलझ जाओगे। 4 चैप्टर पढ़ोगे, वहीं आपको लगेगा यार छोड़ इसको। तो दो तरीके होते हैं, जैसे हर सब्जेक्ट की प्रतियोगिता किरण की किताबें आती हैं वस्तुनिष्ठ, ठीक है, तो वो आप ला सकते हैं। एक हरियन पब्लिकेशन की ओल्ड क्वेश्चन पेपर की बुकलेट्स आती हैं, या यूथ कंपटीशन की आती हैं, जिसकी भी आती हैं, याद रखना, ठीक है ना। हर सब्जेक्ट के अलग अलग लोग निकालते हैं, कोई भी पर्टिकुलर बढ़िया हो आप उसको देख सकते हैं, उसको लेके आइए और ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकालिए। लगभग तो आपको बताऊं क्या होता है, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ठीक है, सभी सब्जेक्ट, इनमें 50 से 70% प्रश्न तो ओल्ड ही रिपीट होते हैं, ओल्ड के ओल्ड उठाए जाते हैं। तो यदि ओल्ड भी आप अच्छे से निकाल लेते हैं तो आपकी नेट सेट हो जाती है। सिंपल सा तरीका। एक वस्तुनिष्ठ तथ्यात्मक जो बुकलेट आती हैं, वन लाइनर होती हैं, उनको जल्दी से पढ़ा जा सकता है कम समय जब हो। और यदि मान लीजिए आपने उस विषय की रेफरेंस किताबें पढ़ रखी हैं, तो आप उनको पढ़िए, ठीक है भाई, पढ़ सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने हर सब्जेक्ट की रणनीति बताई है यूट्यूब पर, अपना जो चैनल देव सिंह धाबाई ऑफिशियल, उस पर कि कंप्लीटली मैंने उस पर बताया है कि चीज ज्योग्राफी में क्या बेस्ट किताबें, हिस्ट्री में क्या किताबें, सोशोलॉजी में क्या, पब्लिक एड में क्या, हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या, हर विषय के ऊपर मैंने नेट सेट कॉलेज लेक्चर और स्कूल लेक्चर की वीडियो शेयर की है। और उसमें जितने भी टॉप हैं वो टॉप एक्सपर्ट मेरिट होल्डर को मैंने आपसे रूबरू करवाया है। मैथमेटिक्स सभी से करवा दिया मेरे कोडिंग, तो कॉमर्स, तो कोशिश ये करें कि उनकी उस बुकलेट्स को ले आएं यदि आप बहुत डीपली पढ़ना चाहते हैं। और मैं तो आपको यही कहूंगा कि इस सेट को आप यूं समझिए कि मैं स्कूल लेक्चर की भी मेरी प्रिपरेशन हो रही है, कॉलेज लेक्चर की भी प्रिपरेशन हो रही है, इस रूप में इसको तैयार कर सकते हैं ताकि आने वाले किसी भी कॉम्पिटिशन में बहुत अच्छा कर पाए। तो ये फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर का पैटर्न रहेगा। 40% रिजर्व्ड अनरिजर्व्ड और 35 दोनों को मिला के बनती है, इसलिए कोशिश करें दोनों पेपरों में आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो, याद रखना, ठीक है। बाकी चीजें क्या है,
बाकी क्या है देख लीजिए, मीडियम ऑफ क्वेश्चन ये तो पता है आपको, दोनों लैंग्वेज में आता है। इंग्लिश वर्जन को इन्होंने वेराइटी मिलेगी। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे बड़ी बात है। 50 के 50 करके आओ, 100 के 100 चेप के आओ, जितने तुक्के मार सकते उतने तुक्के मारो। ये नहीं कि छोड़ दिया, तो आप खुल के दिल खोल के दे के आ सकते हैं। और कई बार होता है कि दिनमान अच्छा हो जनाब, तुक्काओं भी सेट हो जाए, तो नेगेटिव तो है नहीं, तो क्या पता तुक तो भरना है, कोई दिक्कत नहीं है। 1200-1500 रुपए लगेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इच करेक्ट रिस्पॉन्स कैंडिडेट विल गेट 2 मार्क्स, यानी प्रत्येक पर्सन 2 नंबर का है। देर इज नो नेगेटिव मार्किंग, और अनआंसर्ड अनअटेम्प्ट के कोई पर्सन आंसर मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आंसर क्वेश्चन कैंडिडेट नीड टू चूज वन ऑप्शन करना है 4 में से, ठीक है, वो आपको पता ही है। फाउंड इनकरेक्ट क्वेश्चन, ड्रॉप देन टू, छोड़ दो, कुछ नहीं है। कैंडिडेट नॉट द सिलेबस हैज बीन, सिलेबस वही है नेट वाला सेम, ठीक है ना। इन्होंने कंप्लीट यही कहा है कि फॉर्म फ्रॉम also been notified through a public notice। एनटीए की वेबसाइट पे जो है वो आप देख सकते हैं। एनटीए की वेबसाइट से आप सिलेबस उठा सकते हैं, और एनटीए की वेबसाइट से नहीं उठाओ तो मैंने कहा सिलेबस में कोई चेंज ही नहीं किया है, तो एनटीए की वेबसाइट पे जाएं और आराम से सिलेबस उठा लें, ठीक है। तो UGCnetonline.in सिलेबस जाके डाउनलोड कर लें अपने सब्जेक्ट का, और सिलेबस टू द पॉइंट चलें। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग टिक लगाते जाएं कि सिलेबस का ये पॉइंट है, मैंने ये पढ़ा और इसके ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखे, ये टॉपिक पढ़ा, इसके ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखे, और फटाफट निकालते जाएं। और या आप इसकी गुरु गोविंद जो यूनिवर्सिटी है उसकी वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा, लेकिन मेरी आपको राय है कि आप ये एनटीए वाली जो वेबसाइट है उस पे जाना, बड़ा तुरंत डाउनलोड हो जाएगा, और सिलेबस निकाल लेना, प्रिंट आउट निकाल लेना, चिपका लेना, और टू द पॉइंट फटाफट उसके ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकालते जाओ, और उसके एक बुकलेट लेके आओ, फटाफट सरसरी तौर पे निकाल लो। मैं कह रहा हूँ सेट हो जाएगी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, ये विश्वास रखिएगा, डरिएगा मत। आप डरते बहुत जल्दी हो, सर हम कैसे कर सकते हैं, हम तो ऐसे ही नहीं है, सर हमने तो आज तक ये पढ़ी नहीं है, हम तो जानते ही नहीं है रेफरेंस किताबें क्या। अरे ये दुनिया बहुत अलग है, यहाँ लोग बनने के बाद इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पूछो मत। सिंपल सरल तरीका ये होता है, एक बुकलेट ली, उसको 20 बार रिपीट किया, ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकाले। ये किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का सिंपल सा फार्मूला है। लोगों की बातों को ज्यादा गहराई से मत लो, बातें बड़ी गहराई से करेंगे याद रखना, लेकिन खुद क्या पढ़ लेते हैं पता नहीं चलता, इसलिए ज्यादा सीरियस मत होना। बहुत इजी कंपटीशन होते हैं, कॉन्फिडेंस अपने अंदर उतना पैदा कर लो जितना हम ईश्वर में रखते हैं, समझ रहे हो ना। ईश्वर में जितना विश्वास रखते हैं उतना विश्वास अपने अंदर पैदा कर लो, फिर दुनिया का कोई कंपटीशन ऐसा नहीं हो सकता जो नहीं निकल सकता, ठीक है। कोशिश ये करें, मेहनत हमें अपना सर्वश्रेष्ठ हमें देना ही पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। जो भी इच्छा है, एज लिमिट कोई है नहीं इसमें, आप कितनी भी एज के बुढ़ापे में भी जाके सेट कर सकते हो कि सर फील हो गया 55 साल की उम्र में सेट कर ली सर। फीलिंग लेनी है लाइफ में, समझ गए ना आप, फीलिंग लो जिंदगी में, और बाकी कुछ ज्यादा जिंदगी में कुछ है नहीं। यूं ही हो रहा है मामला। मैं कल एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें था कि जो युवा वर्ग है, यूथ, वो मतलब एक महीने के अंतर्गत, एक वीक के अंतर्गत 100 लोग मरे हैं एक वीक के अंतर्गत। अजमेर का अखबार था, कहाँ का था, और उसमें सब यूथ जो जिम भी जाते हैं, याद रखना। रीजन क्या है? रीजन ये है कि हमारी लाइफ में फीलिंग्स तो बची नहीं, टेंशन है, चिंताएं हैं, सर एग्जाम कैसे होगी, सर मैं तो सिलेबस समझ में नहीं आ रहा, सर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा नहीं हो पाएगा। हम केवल चिंताग्रस्त हैं, ना हम खुल के हंस पा रहे हैं, ना खुल के रो पा रहे हैं, एक अजीब बंधी हुई जिंदगी जी पा रहे हैं। मैं कहता हूं इस जीवन को जियो, ये बहुत खूबसूरत है, और इस खूबसूरती को पहचानने के लिए इन परीक्षाओं को एक यात्रा, रोमांचक यात्रा के रूप में लो। बड़े आराम से फॉर्म भरा, अरे दे आएंगे यार, हो जाएगा ना यार, पढ़ रहे हैं ना यार इस जीवन में, तनाव नहीं लें। लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं हार्ट अटैक आ गया, चले गए, हो गई ना, कुछ नहीं बचता है। कोशिश करें, हंसें, रिलैक्स मूड में अच्छी किताबों को चुन के बार बार रिपीट करें, यही सिलेक्शन और सफलता का सूत्र है, याद रखें। तो इसमें फीस का दिया है, फीस का मेरे अकॉर्डिंग बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। फीस की राशि देख के कई बच्चों के अटैक जैसी संभावनाएं बन सकती हैं, तो जिनके अटैक जैसी संभावनाएं उभरती हैं वो फॉर्म ना भरें, टेंशन नहीं लें, क्योंकि अटैक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिंदगी। 1500 रुपए हैं जनरल और ओबीसी क्रीमी लेयर के लिए, और रिजर्व्ड कैटेगरी जो भी हैं उन सब के लिए EWS, SBC, OBC, वो उनके लिए 1200 रुपए हैं, और ST और SC के लिए 750 रुपए हैं। तो आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, आपको लगता है कि आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं तो भर दीजिए। 12 जनवरी से, आज 11 है, कल से मतलब फॉर्म आवेदन शुरू हो जाएंगे। 12 जनवरी से 11 फरवरी तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और 19 मार्च को आपका एग्जाम होगा,
ठीक है, 19 मार्च को एग्जाम होगा। मुझे लगता है कि इतने समय में सेट तो आराम से हो सकती है, सिलेक्टेड तरीके से पढ़ोगे। हर विषय की मैंने अलग अलग रणनीति शेयर की है। फिर भी आपको लगता है कि किसी विषय को लेकर सर हम मुझे कंफ्यूजन है तो बता दीजिएगा। डिटेल्ड नोटिफिकेशन आप ggtu.account इन पे देख सकते हैं। बाकी वही चीजें हैं, कुछ ज्यादा टेंशन नहीं लें, मस्त रहें, थोड़ा सा रिलैक्स मूड में करें। मैंने कहा सिंपल तरीका है उस विषय को तैयार करने का। स्कूल व्याख्याता वाली चीज तैयारी हो जाएगी, ये हो जाएगी। उस विषय की यदि सीमित समय में तैयारी करना चाहते हो, ओल्ड क्वेश्चन पेपर की बुकलेट ले आए। एक वस्त तथ्यात्मक बुक आती है हर की, ठीक है ना। स्पेशली जो फैक्चुअल होते हैं, वन लाइनर होते हैं, वो इजी होता है। कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनको थोड़ी डिटेल से समझना पड़ता है। समझने वालों के लिए आपको अच्छी किताबें चुननी चाहिए, लेकिन समय कम है और आपने पहले नहीं पढ़ा है तो रेफरेंस किताबों में सीधा नहीं घुस सकते। आपको ये चीजें शॉर्ट एंड स्वीट यही होता है। और यदि आप बहुत बड़ा विजन लेके चल रहे हैं और आपको लगता है कि नहीं सर मुझे तो अच्छा ही पढ़ना है, तो आप हर विषय की, मैंने हर वीडियो में बताया है, इस पार्ट की ये पर्टिकुलर अच्छी किताब हो सकती है, उसको फॉलो कर सकते हैं। ओल्ड वीडियो हमारे यूट्यूब पे देखिए जिसमें कंप्लीट एक्सपर्ट ने आपको लिए बताया। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक सेट एग्जाम के लिए। आप कोशिश ये करें कि ये सेट एग्जाम नहीं है, ये कॉलेज में पहुंचने का एक रास्ता है जिसके माध्यम से इस एग्जाम से आप पहुंच सकते हैं। इजी सा कंपटीशन है, आराम से दें। और भी कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।